हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो बच्चा पार्टी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चा अभी तक के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा है गाउस का नियम, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में मैंने सिखाया था आपको गाउस का नियम। अगर आपको नहीं पता, नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन हिंदी और पीछे नाम लिख दीजिएगा चैनल का PI राहुल करके, तो आपके सामने लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है तो आप लिख सकते हो स्थिर विद्युत की, पीछे लिख देना PI राहुल, तो भी आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट है बच्चों, थैंक यू, है ना। तो बात करते हैं गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम को पढ़ने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना अनिवार्य है, दैट इज क्षेत्रफल सदिश, विद्युत फ्लक्स और एक आवेश वितरण। आवेश वितरण, इन सभी के बारे में मैं बराबर तौर से बात कर चुका हूँ। दैट इज लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 और गाउस का नियम लेक्चर नंबर 13। तो ये सभी मैं बात कर चुका हूँ। इसके बारे में बात करी है मैंने लेक्चर नंबर 11 में, इसके बारे में बात करी है मैंने लेक्चर नंबर 12 में, और गाउस के नियम के बारे में बात करी लेक्चर नंबर 13, दैट इज लेक्चर नंबर 14। तो वेरी वेलकम बैक मेरी बच्चा पार्टी। लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो बच्चों बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सर देखो, आप लोगों ने गाउस का नियम तो पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। लेकिन इस गाउस के नियम का बेसिक इस्तेमाल कहाँ हो सा है, मतलब इस गाउस के नियम का यूज़ क्यों करना पड़ा हमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो अपना पेन कॉपी उठा लें, उठा लिया, वेरी गुड। तो हेडिंग डालेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। चलो ठीक है। गाउस के नियम के एप्लीकेशंस की, गाउस के लॉ की हेल्प से हम क्या क्या किसके बच्चों गाउस के नियम का बेसिक यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। गाउस के नियम का बेसिक इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर गाउस के नियम का इस्तेमाल तो फ्लक्स निकालने के लिए होता है, फ्लक्स निकालने के लिए होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, उस फ्लक्स का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेन टारगेट हमारा होगा विद्युत क्षेत्र फाइंड करना, ठीक है। तो हम अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो गाउस का नियम अप्लाई करेंगे वो अलग अलग आकृतियों पर, अलग अलग आवेश वितरण पर हम इसको अप्लाई करना है सीखेंगे। पहले हम बात करेंगे अनंत लंबाई की एक तार की, फिर हम बात करेंगे शीट की, है ना, चादर, कोई लोहे की, किसी धातु की चादरों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे गोले की, और अगर समय रहा तो हम एक बार बेलन को भी लेके आ जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अनंत लंबाई के सबसे पहली एप्लीकेशन, और सबसे यूजुअली कई बार राजस्थान बोर्ड वाले, ये तो मोस्टली पूछा ही जाता है राजस्थान बोर्ड में, तो ठीक है। तो बात करते हैं अनंत लंबाई के चालक तार पर, चालक तार के अनुदिश के कारण विद्युत क्षेत्र, ऐसा लिखते हैं। मतलब कोई भी अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ होगा, वो सारी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। और किसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है? गाउस के नियम से। तो वो जो बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अभी हम गाउस का नियम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम बिना गाउस के नियम का यूज करके भी इसे सोल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बिना गाउस के नियम का इस्तेमाल करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आवेश वितरण वाला जो लेक्चर सिखाया था ना मैंने, लेक्चर नंबर 11, वहाँ उसमें इसमें सिर्फ आवेश वितरण लगाना है, बाकी सारा आप कंपोनेंट ले लेके सोल्व करो, आंसर आएगा। वही सेम आंसर हमारे किस में आएगा? गाउस का नियम इस्तेमाल। तो इसको करने के दो तरीके, एक तो जनरल आप आवेश वितरण लगा दो, एक जनरल आप, दूसरा आप है गाउस का नियम लगा दो। तो आवेश वितरण वाले केस में बहुत सारी मिस्टेक्स है, उसमें कैलकुलेशंस भी बहुत सारी, तो काफ़ी टिपिकल पड़ता है। गाउस के नियम का इस्तेमाल करना है तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा? फाई इजिकल टू ई इंटू डी ए, अप्लाई कर दो, खत्म। मतलब 3 स्टेप में काम हो जाएगा गाउस के नियम से। और अगर आप आवेश वितरण लगाओगे तो पूरा 1 पेज का लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप मेरे बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो आप क्या लगाओगे? गाउस का नियम लगाओगे। तो पहली बात करते हैं,
बाकी सब ठीक है सर, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, लेकिन ये अनंत लंबाई का क्या सीन है? ये अनंत लंबाई का क्या सीन है सर? अनंत लंबाई का मतलब क्या है? क्या अनंत लंबाई मतलब ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत? यहाँ अगर कोई तार है तो ये ऊपर भी जा रहा है, कहाँ पे? इन्फिनिट में, मतलब स्पेस में चला गया, और नीचे भी कहाँ चला गया? पाताल लोक में। भाई अनंत लंबाई का तार ऐसा बनाऊंगा मैं। ये अनंत लंबाई का तार ऊपर भी इन्फिनिटी में चला गया और नीचे भी अनंत में चला गया। ये क्या बनाया मैंने? अनंत लंबाई का तार बना दिया। ऊपर भी इन्फिनिटी चला गया, नीचे भी इन्फिनिटी चला गया। क्या है अनंत लंबाई का तार का मतलब? यही मैंने क्या लिखा? अनंत लंबाई का चालक तार। तो यही होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, अनंत लंबाई से मीनिंग ये है कि अगर आप उसके किसी एक बिंदु पर कोई भी एक बिंदु पर बिंदु आवेश रख दो, यहाँ पे क्या रख दो? बिंदु आवेश। या इसे और अच्छे से समझते हैं, मान लो मैं इतनी बड़ी कोई रोड लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? इतनी बड़ी रोड, एक बड़ी सी रोड लेके आया, छड़ लेके आया धातु की। मैंने क्या किया? यहाँ पर एक चींटी को बिठा दिया। किसे बिठाया? चींटी। चींटी को बिठाया तो चींटी को ऊपर देखेगी। चींटी ऊपर देखेगी तो इसे क्या दिखाई देगा? दूर 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 तक सिलेंडर दिखाई देगा। दूर दूर तक क्या दिखाई देगा? ये छड़ दिखाई देगी। नीचे देखेगी तो भी इसे दूर तक छड़ दिखाई देगी, है ना? यानी इसको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये जो छड़ है ऊपर भी अनंत में जा रही है और नीचे भी अनंत में जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या ये अनंत लंबाई की छड़ है? नहीं है। लेकिन इस चींटी के लिए ये अनंत लंबाई की छड़ का काम कर रही है। तो अनंत लंबाई से मतलब ये है कि जो आप किसी बिंदु पर लो तो उस बिंदु की अपेक्षा इसकी जो डायमेंशन है, छड़ की डायमेंशन, जो छड़ का मापन है, मेजरमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? जैसे अभी आप हो, ठीक है, आप जब रेल की पटरी पर, सोना नहीं है वैसे, ठीक है, अब आप जब रेल की पटरी पर खड़े हुए होते हो तो आपको आगे भी दूर तक रेल की पटरी जाती हुई दिखाई देती है और पीछे भी दूर तक रेल की पटरी जाती हुई दिखाई देती है। इसका मीनिंग क्या? कि रेल की पटरी इनफाइनाइट लंबी है? नहीं, जहाँ तक आपकी नजरें जा सकती है आपकी तुलना में वो क्या है? अनंत लंबाई की पटरी है। आपकी तुलना में वो क्या है? अनंत लंबाई की पटरी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना? तो वही है अनंत लंबाई का तार। अब आपको क्या करना है? इस तार के कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P, इस तार के कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P लेना है। r दूरी पर स्थित एक बिंदु P लेना है और इस P बिंदु पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं ये लिख देता हूँ, इसके बारे में डिटेल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अनंत ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट में। पहली बार लिख रहा हूँ, आगे इस हल्के में सब शॉर्ट में समझाऊंगा। इनफाइनाइट लंबाई के चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र, मान लो कितना है? E है, और ये विद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या करें? गाउस का नियम अप्लाई कर दें। उससे पहले एक बात और, इस पर आवेश तो ले लें। मान लो इस पर धन आवेश है, इस छड़ पर कितना आवेश है? धन आवेश है। ठीक है, इस छड़ का कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q। अब बच्चों ये जो आवेश है ये क्या एक रेखा के अनुदिश है? ये आवेश क्या है? एक रेखा के अनुदिश है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। यहाँ पे आवेश घनत्व कैसा होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। क्यों रेखीय आवेश घनत्व? क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है ये क्या कर रहा है? हर रेखा के अनुदिश है। एक रेखा के अनुदिश इस प्रकार से समान रूप से वितरित है। एक रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित है, इसलिए मैं क्या लूँगा? हर जगह में बिंदु आवेश Q लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा? रेखीय आवेश घनत्व। किससे लिखा जाता है? लेमडा से लिखा जाता है। फॉर्मूला बोलो, Q अपॉन लंबाई। Q अपॉन लंबाई। मान लो
यहाँ से यहाँ। अब तार तो क्या है, अनंत लंबाई का तार है, तार तो क्या है, अनंत लंबाई का। लेकिन मैं कहाँ से कहाँ देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ देख सकता हूँ और दूसरी तरफ इधर देख सकता हूँ। तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उस चालक तार की लंबाई L मान लेता हूँ। उस चालक तार की लंबाई कितनी मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। यानी मुझे इतना पता लग रहा है कि इस L लंबाई तक इस पर आवेश Q वितरित है, तो उसके लिए रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, ये होगा, खत्म। ये सारी चीज़ आपको मालूम पड़ गई। अब सोल्व करने का तरीका, इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, गाउस का नियम। इसे सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, गाउस का नियम लगा दो सर। अब गाउस का नियम लगाएं, सुनना आप ध्यान से। गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए क्या तार का होना काफ़ी है, नहीं, आपको इस तार के लिए एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, अर्थात एक गाउसीय पृष्ठ बनानी पड़ेगी। उसी से फ्लक्स निकलेगा, तभी आप गाउस का नियम अप्लाई कर पाओगे। यानी कि अभी के केस में आप इस पर गाउस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस तार के लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। अब गाउसियन पृष्ठ, बच्चों फिलहाल आपको हर एक पृष्ठ के लिए, हर एक चालक के लिए गाउसियन पृष्ठ या तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, या आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। अभी आप खुद से सजेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब इस तार के लिए जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी। सुनो, पहली बात सुनो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलेगा, इधर से भी विद्युत क्षेत्र ऐसा निकलेगा कुछ। ये क्या निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं। तो इसकी दिशा कैसी होगी, दूर होगी, चालक तार से दूर। क्यों, क्योंकि धन आवेश है, ऋण आवेश होता तो चालक तार की ओर हो जाती, खत्म। अब बच्चों आपको इस पर क्या करना है, एक सिलेंडर, वायर के लिए, तार के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसी होगी, एक सिलेंडर होगी। तार के लिए गाउसीय पृष्ठ कैसी होगी, एक एक पॉइंट को समझना ध्यान से। गाउसीय पृष्ठ कैसी होगी, एक बेलनाकार होगी, बेलनाकार होगी, बेलन है, ठीक है। तो बेलन की क्या क्या डायमेंशन चाहिए, एक तो बेलन की रेडियस चाहिए यानी त्रिज्या चाहिए, और एक उसकी लंबाई चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कहाँ काम है, चालक तार के बाहर कितनी दूरी पर काम है, r दूरी पर। तो मैं क्या करता हूँ, चालक तार को सेंटर मानते हुए, चालक तार को सेंटर मानते हुए r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे बना लेता हूँ। मतलब अगर यहाँ से r दूरी है तो यहाँ से भी r दूरी, ये लो, और r दूरी, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एक सिलेंडर बना लेता हूँ। यहाँ क्या बना लिया मैंने, एक सिलेंडर बना लिया, एक बेलनाकार आकृति बना ली मैंने। क्या किया, एक बेलनाकार आकृति बना ली। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, एक बेलनाकार आकृति, ठीक है। अब देखो इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल r। इस बेलन की लेंथ कितनी है, स्मॉल l। जितनी आपने इस वायर की लेंथ मानी थी, जितना आपने इस वायर की लेंथ स्मॉल l मानी है, उतनी ही स्मॉल l इसकी लेंथ भी होगी। अब जो बेलन मिला उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, लंबाई कितनी है, स्मॉल l, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल निकाल लो, काम आएगा। बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r इंटू एल। यहाँ तक काम खत्म, ये केस होगी। अब मैंने क्या माना, चलो गाउसियन पृष्ठ भी होगी। अब सुनना, इस तार के कारण फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है। तो तार के कारण ये विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये गाउसियन पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है। देख ले, इस गाउसियन पृष्ठ से भी क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है। अगर गाउसियन पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा।
यहाँ से विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब मुझे बताओ कि विद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से बाहर निकल सकता है। इस सिलेंडर से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स, बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट। अब ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउस का नियम अप्लाई कर दो। गाउस के नियम से कुल निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, बंद पृष्ठ, यही होता है गाउस का नियम। ये लगा दिया। एक तो ये तो कहाँ से आया, गाउस के नियम से। अब जनरल देखो, सर विद्युत फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकलेगा, सर विद्युत फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकलेगा, और विद्युत फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकलेगा। यानी कि इस सिलेंडर से, इस बेलन से 3 जगह से विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। ऊपर से, ये बेलन ऐसे रखा हुआ है, ऊपर से, नीचे से और इसकी पृष्ठ से फ्लक्स कहाँ से बाहर निकलेगा, 3 जगहों से, ऊपर से, नीचे से और इसकी पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो ऊपर से, नीचे से और इसकी पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। मान लो यहाँ से इस वाली पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है फाई 1, इस वाली पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है फाई 2, और इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है फाई 3। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई, ये हो जाएगा कुल फ्लक्स। देख लो भाई, यहाँ से भी फ्लक्स निकला, यहाँ से भी फ्लक्स निकला, यहाँ से भी फ्लक्स निकला, तीनों को जोड़ दो तो पूरी गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा आपको। वही हो गया फाई नेट। तो फाई नेट जनरल नॉलेज से तो ये आया और गाउस के नियम से ये आया, दोनों को बराबर कर देंगे। हमारे पास फिर देखो इन तीनों की वैल्यू आएगी, इन तीनों की वैल्यू, और ये एरिया वेक्टर का फॉर्मूला, एरिया वेक्टर निकाल के डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। आई बात समझ में। चल अब बच्चों एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब देखना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए, भाई गाउस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा, है ना, इंटीग्रेशन में यही होता था। चलो यहाँ बात करते हैं। सुनना, अब यहाँ पर इस वाली पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र कैसा, ऐसा हॉरिजॉन्टली विद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा है। अच्छा इसका एरिया वेक्टर बताओ, क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी तल के लंबवत नीचे। तो अब देखो यहाँ है, बॉटम वाली सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, नीचे विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में, और विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में, उसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर यानी नीचे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 रखो, यहाँ पे 90 रखो, cos 90 0, यानी कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। यानी कि यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स फाई 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, 0। सेम केस ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली सरफेस पर विद्युत क्षेत्र किधर है, इस तरफ है, क्षेत्रफल सदिश किधर है, ऊपर है। क्षेत्रफल सदिश कैसा, तल के लंबवत बाहर की ओर यानी ऊपर। विद्युत क्षेत्र कैसा, एक्स एक्सिस में ऐसा, ये विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल सदिश, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी ई डी ए कोस थीटा, थीटा की जगह 90 रखो, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0, यानी कि यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स भी 0। देखो ये भी 0, ये भी 0। यहाँ आ जाओ, फाई 1 भी 0, फाई 2 भी 0, फाई 3 की वैल्यू रखते हैं। फाई 3 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र किधर, इस तरफ। अच्छा अब देखो इस पृष्ठ की बात करते हैं। इस बिंदु पर तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, ऐसा। इस बिंदु पर तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा इज इक्वल टू
0 डिग्री, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो ई डी ए कोस थीटा की जगह पुट कर दो कोस 0। कोस 0 होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1। तो फाइनली इस निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा ई डी ए, इंटीग्रेशन ई डी ए। तो E इंटू डी ए इज इक्वल टू फाई 3 की वैल्यू कितनी निकाली E इंटू डी ए। ठीक है, ठीक है सर, आपने बोला तो मान लेते हैं, चलो। अब एक चीज़ समझ में नहीं आई सर, क्या? सुनना बात, अब थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर बराबर है। सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। और अगर विद्युत क्षेत्र हर जगह समान है तो इसे क्या करता हूँ, समाकलन से बाहर निकालता हूँ। तो फाई नेट इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र को क्या किया, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डी ए। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर है। अगर विद्युत क्षेत्र बराबर है तो वो बाहर आ जाएगा। बचा क्या, डी ए, बचा क्या, डी ए। अब अगर जो डी ए बचा है, डी ए क्या है, बेलन का क्षेत्रफल। डी ए क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है। डी ए क्या है, बेलन का क्षेत्रफल। अगर डी ए बेलन का क्षेत्रफल है तो बेलन का क्षेत्रफल तो आपने यहाँ निकाला है 2 पाई आर एल। तो E इस पूरे डी ए की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर एल, खत्म। ये लो साहब, दिखाई दे रहा है। चलो, ये हो गया मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला। लेकिन गाउस के नियम से एक काम और था, निकलने वाला कुल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से, गाउस के नियम से एक और था ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्युत फ्लक्स, और एक आपका विद्युत फ्लक्स ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पाई आर एल अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों किसकी वैल्यू है, कुल फ्लक्स की वैल्यू है, तो मैंने ऐसा रख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक कॉपी करो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ओके, अब सुनना, Q की जगह ये क्या है, Q। अब Q की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, आवेश घनत्व लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल एल। तो Q की जगह क्या रख दो, लेमडा इंटू एल रख दो। Q की जगह क्या रख दो, लेमडा इंटू एल। यहाँ पे लेमडा इंटू एल रखो। 2 पाई, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर एल इंटू विद्युत क्षेत्र इंटू लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q की जगह मैंने क्या रखा, लेमडा इंटू एल रख दिया, आवेश घनत्व। एल से एल कट। तो फाइनली विद्युत क्षेत्र कितना मिला आपको, विद्युत क्षेत्र कितना मिल गया, लेमडा अपॉन इस 2 पाई आर को नीचे लेके आ जाओ, 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट। फाइनली कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, ये आएगा। कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, हो गया। अच्छा यहाँ देखो, विद्युत क्षेत्र दूरी पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, R और विद्युत क्षेत्र के बीच में। तो जैसे जैसे विद्युत दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। ये इसका ग्राफ हो गया, और अनंत पे कहीं जाके 0 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ हो गया, कॉपी करो। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम करने वाले हैं, अभी हमने क्या लिया, अनंत लंबाई का तार लिया। क्या लिया, अनंत लंबाई का एक तार। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी तारों को, अरे यार ये माइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, ओके अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी तारों को मिलाकर एक अच्छी सी बढ़िया सी चादर बना के लाते हैं। मतलब कि
मतलब कि अब मैं किस पर कैलकुलेट करने वाला हूँ, गाउस का नियम किस पर अप्लाई करने वाला हूँ, तार पर अप्लाई करने वाले हैं, सॉरी चादर पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा सब कुछ देखते हैं। लेकिन बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ चादर की ही बात करेंगे, बट चादर भी दो तरीके से होगी, अर्थात जो शीट होगी वो भी कैसी होगी, दो तरीके से। एक तो कुचालक और एक मतलब एक तो नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग, अर्थात एक चालक और एक अचालक। एक तो चालक शीट और एक अचालक चादर। पहले बात करते हैं अचालक। क्या बात कर रहे हो सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जा। क्या स्मार्ट वर्क किया है, थैंक यू बेटा। अब होगा क्या बच्चों, वायर के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सभी वायर्स को आपस में मर्ज करके क्या बना देता हूँ, चादर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक शीट बना देता हूँ। तो बच्चों शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। शीट कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल पतली शीट दिखाई देगी, है ना। अब होगा क्या, अब पतली शीट के कारण मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों अभी भी पतली शीट का मतलब वही अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई की। अब शीट देखो, आप इस बोर्ड को एक शीट मान सकते हो। इस बोर्ड को मैं क्या मान सकता हूँ, एक शीट मान सकता हूँ। अचालक है, सही है, ये बोर्ड क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक है, तो इसको क्या मान सकता हूँ, एक कुचालक चादर मान सकता हूँ, शीट मान सकता हूँ। अब इस शीट पर यहाँ पर एक बिल्कुल मिडल में एक चींटी रख दो। अब उस चींटी को ये इधर भी बोर्ड दिखाई देगा, इधर भी बोर्ड, ऊपर भी बोर्ड, नीचे भी बोर्ड, इस तिरछा भी बोर्ड, इधर भी बोर्ड, सब तरफ उसे क्या दिखाई देगा, बोर्ड ही बोर्ड दिखाई देगा। जिधर वो नज़र दौड़ाएगी उधर उसे क्या दिखाई देगा, बोर्ड दिखाई देगा। इसका मतलब उस चींटी के लिए इस बोर्ड की लेंथ क्या है, अनंत लंबाई का। ये जो बोर्ड है ये क्या है, अनंत लंबाई का, अनंत चौड़ाई का जो है ये बोर्ड है। लेकिन क्या असली में ऐसा है, नहीं है। यह कोई अनंत लंबाई तक थोड़ी जा रहा है, लेकिन इस चींटी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, अनंत लंबाई का। आया कंसेप्ट समझ में, ठीक है सब। तो अनंत लंबाई का मैं क्या करता हूँ, एक अचालक चादर लेता हूँ। पहले करते हैं अचालक के लिए, फिर करेंगे चालक के लिए। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है, फिर भी अब मैं बात करता हूँ अचालक के लिए। तो कैसा करेंगे, अभी मैंने क्या किया, इस अचालक चादर को, इस चादर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, जैसा ये बोर्ड है, इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसा रखा हुआ है। एक तो मैं चादर को ऐसे रख सकता हूँ और एक ऐसे रख सकता हूँ, तो मैंने इसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर रखूँ बच्चों, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ ऐसा दिखाई देगी चादर, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। इस पर मैं कौन सा आवेश मानता हूँ, धनावेश मान लेता हूँ। ले, इस पर कौन सा आवेश मानते हैं, धनावेश मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इस पर कौन सा आवेश मान लिया, धनावेश मान लिया। ले, धनावेश है तो कितना क्या आएगा सर, विद्युत क्षेत्र दूर चला जाएगा, और अगर ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र पास आ जाता, खत्म। मुद्दे की बात ये है, आपको क्या करना है, इस चादर के पॉइंट O से, इस पॉइंट O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, अलग अलग पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। या चादर थोड़ी बड़ी बनाते हैं। रुको रुको रुको, ची ची गंदा डायग्राम बन गया है। अब ठीक लग रहा है मुझे, अब ठीक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है ना। देखो अनंत लंबाई की चादर दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। इस पर कौन सा आवेश है साहब, धनावेश है। तो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम बना देते हैं अच्छे से। इस पर धनावेश कर दिया मैंने। धनावेश का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस चादर से दूर जाती हुई नजर आएगी। मान लो इसके बिंदु O से, इसके बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, x मान ले, x मान ले, x मान ले, r मान लेते हैं, चलो x ही मान लेते हैं हम। x दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है, जहाँ पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मतलब ये चादर कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, और यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सारा कुछ काम है। अब बताओ इस पर जो आवेश वितरित होगा वो एक रेखा के अनुदिश है या पूरे क्षेत्रफल पर है? एक रेखा के अनुदिश है या पूरे क्षेत्रफल पर वितरित है? पूरे क्षेत्रफल पर वितरित है। तो जो आवेश घनत्व लोगे आप, जो आवेश घनत्व आएगा कौन सा आएगा? क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। कौन सा आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व कब आता है? जब आपका आवेश एक क्षेत्रफल के अनुदिश या किसी पृष्ठ पर बराबर रूप से वितरित हो। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन एरिया। यहाँ से आवेश का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। ये वाली चीज़ हमें आगे काम आने वाली है, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, इसको जमा के रख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मान लो इस पर कितना आवेश वितरित है? कैपिटल क्यू आवेश वितरित। होगी, सारा काम खत्म। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ क्यू आवेश है और सिग्मा इसका आवेश घनत्व है। अब इस पर कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि क्या निकालना पड़ेगा? एक गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। इस केस में भी जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी वो कैसी बनेगी? बेलनाकार। कैसी बनेगी? बेलनाकार पृष्ठ बनेगी। मतलब कि इसके इस बिंदु के, इस ओ बिंदु के दोनों ओर, इधर भी x दूरी पर और इधर भी x दूरी पर एक बेलन बना देते हैं। x दूरी पर इधर भी एक बेलन बना देते हैं। ऐसा। शुक्राच गोपाच। मैंने क्या किया, अब देखना सीन। ये जो मेरी प्लेट थी ये ऐसे रखी हुई है, इससे मुझे इतनी यहाँ पे x दूरी पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस x दूरी पर इसके इधर भी और इसके इधर भी दोनों तरफ x दूरी का एक बेलन गाउसियन पृष्ठ बना लेता हूँ, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना लेता हूँ। अच्छा, इस बेलन की लंबाई कितनी होगी? इधर भी x इधर भी x, टोटल लंबाई इस बेलन की 2x। ये जो बेलन है इस गाउसियन पृष्ठ के आर पार हो रहा है, बट अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, डायग्राम में मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो बेलन है ये इस गाउसीय पृष्ठ के क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे एक बात बताओ, आवेश सिर्फ इस वाले एरिया पर है या पूरी गाउसियन पृष्ठ पर आवेश है? आवेश सिर्फ यहाँ है या यहाँ भी है? यहाँ भी है। आवेश सिर्फ कहाँ है? इस शेडेड एरिया में। क्यों? अरे भाई, आवेश इस प्लेट पे वितरित है, मैंने गाउसियन पृष्ठ इससे बनाई, तो क्या इस पूरे बेलन पर आवेश वितरित होगा? यहाँ भी आवेश होगा? नहीं है, क्योंकि आवेश तो कहाँ है? यहाँ है, इसके बराबर है। और आवेश इधर भी किधर है? इधर भी आवेश नहीं है। आवेश कहाँ है? सिर्फ इस बिंदु पर आवेश है। ठीक है, यानी कि ये जो गाउसियन पृष्ठ जहाँ इस चादर को कट करेगी, जहाँ इस चादर को कट करेगी, सिर्फ वहाँ आवेश होगा, बाकी इस पूरे पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं होगा। मतलब इस गाउसियन पृष्ठ पर कहीं पर कोई आवेश नहीं है। आवेश सिर्फ कहाँ है? जहाँ पर ये गाउसियन पृष्ठ इस चादर को कट करेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो इसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ क्या मानी? बेलनाकार मानी। गाउसीय पृष्ठ कैसी है? बेलनाकार। कैसी है? बेलनाकार है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? x, इधर भी x और इधर भी x, कितनी है? 2x। त्रिज्या का मुझे पता नहीं है। अब समझते हैं बात को। इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से। और दूसरा बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स E इंटू डी है। ये भी वेक्टर, सारा काम वही है। अब आपको अच्छे से पता है कि बेलन से 3 जगह से फ्लक्स निकल सकता है। कहाँ से? एक तो ऊपर वाली सरफेस से, एक नीचे वाली सरफेस से, और एक इससे पृष्ठ से। मान लो ये φ3, ये φ2, ये φ1, इस तरीके से।
आपने वहाँ देखा था तो φ1 और φ2 से निकलने वाला फ्लक्स तो 0 था और φ3 से कुछ फ्लक्स निकल रहा था। अब यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होगी, इस तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होगी, इस तरफ बाहर निकल रही होगी। इधर भी क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकल रही होगी। विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे वैसे बाहर निकल रही होगी, ऐसे बाहर निकल रही होगी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, φ1 की बात करते हैं। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कैसी निकल रही है, इधर निकल रही है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये तल के लंबवत इस तरह से, बाहर की ओर मतलब इस तरह। तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी किधर होगा, इस तरह होगा। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। इधर आ जाओ, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत बाहर की ओर ये ले डीए वेक्टर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ भी डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में। सो φ1 ई डी ए कोस 0, दोनों के बीच में एंगल समान दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 0। इधर आ जाओ φ2, वो भी कितना, ई डी ए कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो फाइनली क्या लिखेगा, इसकी जगह ई डी ए, इसकी जगह क्या लिखेगा, ई डी ए। ये कोस 0 क्या बन गया, 1 बन गया। ई डी ए बच गया, ठीक है। φ3 की बात करते हैं। ई डी ए कॉस, अच्छा यहाँ एंगल कितना है। अब देख, विद्युत बल रेखाएं इधर बाहर निकल रही है, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा होगा। इधर आ जा, विद्युत बल रेखाएं इस तरफ से बाहर निकल रही है, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत कुछ ऐसा और बाहर की ओर मतलब ऐसा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा आएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश तो आया ऐसा और विद्युत क्षेत्र है तेरा ऐसा। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री एंगल होता है तो निकलने वाला फ्लक्स 0 होता है। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। अच्छा, तो गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कैसे कैसे गिवन है, फाई नेट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। कुल फ्लक्स अगर जनरल नॉलेज से देखा जाए तो कुल फ्लक्स कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अच्छा, अगर गाउस के नियम से देखा जाए तो कितना, Q/ε0। गाउस के नियम से देखा जाए तो कितना, Q/ε0। दोनों को बराबर रख दो। अच्छा, φ1 की वैल्यू बोल ई डी ए, φ2 की वैल्यू भी ई डी ए, दोनों सेम है तो दोनों को मर्ज कर दूँ यहीं पे, दोनों सेम है। चलो लिख ही देता हूँ, ई डी ए प्लस ई डी ए, φ1 ई डी ए, φ2 ई डी ए, φ3 0। φ3 कितना है, 0 इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। इन दोनों को जोड़ दिया, तीनों को, ई डी ए प्लस 0 कितना आया, ट्वाइस ऑफ ई डी ए, 0 खत्म, Q/ε0। अब देख, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र क्या है, समान रूप से वितरित है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बाहर ले लो तो क्या बचा, 2E और ब्रैकेट में क्या बचा, एरिया इज इक्वल टू Q/ε0। अब बात करते हैं Q की, एरिया की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ आप एरिया कौन सा कंसीडर करते हो जहाँ से फ्लक्स निकलता है, एरिया कौन सा कंसीडर करते हो जहाँ से फ्लक्स निकलता है। फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है और इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में बराबर होंगे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सुनना, इस मार्कर पेन का इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया आपस में बराबर है, पक्का। अब मैंने इसे क्या किया, गाउसियन पृष्ठ में से क्रॉस करवा दिया। जब मैंने इसे क्रॉस करवाया, ठीक है, तो जहाँ पर ये इस चादर को कट कर रहा है, जहाँ पर ये गाउसियन पृष्ठ इस चादर को कट कर रहा है, तो वहाँ का एरिया
वो भी तो सेम होगा। अगर मैं इस बेलन को बीच में से कहीं से भी कट करूं, अभी सुनना, समझना बात को, ठीक है? एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये लो, ये एक पूरी क्या है, एक बेलन है, इसका इधर का एरिया बराबर है। मैंने इसको क्या किया, बीच में से कट किया, इसके दो पार्ट हो गए। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। भाई क्या था, एक सिमेट्रिक बेलन था, मैंने इसको यहाँ से बीच में से कट किया, तो ये वाला एरिया भी बराबर है, ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या है, बराबर है। इधर वाला एरिया भी बराबर है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, मिडिल वाला एरिया, ये वाला एरिया इन दोनों एरिया के आपस में बराबर होगा। ये वाला एरिया बीच वाला जहाँ पे कट कर रहा है इस चादर को, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स इस DA की जगह क्या रखोगे, कैपिटल A। इस DA की जगह क्या रखोगे, कैपिटल A। क्यों कैपिटल A की वैल्यू क्यों नहीं निकाली सर? भाई सिलेंडर का एरिया πr² तो रखो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एरिया से एरिया कट हो जाएगा। देख, बस इतना समझ लो कि ये जो एरिया है, ये DA मिला के क्या बनाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वक्र पृष्ठ एरिया, इस बेलन का ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया, ये वाला एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लो इसका एरिया कैपिटल A, क्यू की जगह रखा है सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कट, तो फाइनली विद्युत क्षेत्र कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देख, एरिया से एरिया कट गया। तू चाहता तो वैल्यू रखता, उसके बाद भी वापस आंसर वही आता, कट करने के बाद भी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यानी कि किसी भी अनंत लंबाई के चादर के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उसका पृष्ठ आवेश घनत्व और उसकी विद्युत पारगम्यता के अनुपात के बराबर। क्या विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बिंदु की दूरी अर्थात x पर निर्भर है? नहीं है, यानी कि कितनी ही दूरी पर रखो हमेशा उसका विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसके लिए ग्राफ बनाना चाहो तो विद्युत क्षेत्र यहाँ बना देता हूँ, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कॉपी करो यहाँ तक। बच्चों, ये थी आपके अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर चालक होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, चालक होता तो भी सेम केस था। लेकिन प्रॉब्लम आती है, ये तो है चादर, लेकिन अगर मैं बना दूँ प्लेट बना देता हूँ या पट्टी का, अगर मैं बात करूँ चादर की जगह पट्टी का, अर्थात मीनिंग समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। सारा काम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सारा कुछ सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, चालक पट्टी का बनाते हैं। अचालक पट्टी का में तो कोई होगा ही नहीं, बनाते हैं चालक पट्टी का। चालक पट्टी का यानी कि कंडक्टिंग प्लेट होती है ना, कंडक्टिंग प्लेट, इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे लिख लेना कंडक्टिंग प्लेट। सर प्लेट और शीट में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। प्लेट और शीट अर्थात चादर यानी परत और पट्टिका में डिफरेंस होता है। परत क्या होती है बच्चों, सुनना, अगर मैं बात करूं आपकी बुक की बात करता हूं, अगर आपकी बुक का सिर्फ एक पेज आप लो, आपकी बुक का एक पेज लो, वो तो क्या हुई, परत अर्थात चादर यानी शीट। अब बहुत सारे पेज को मिला के यानी आपकी एक पूरी नोटबुक बन गई, तो जो नोटबुक है वो किसकी फॉर्म है, पट्टिका अर्थात कंडक्टिंग प्लेट। आई बात समझ में? यानी कि अब मैं बात करते हैं प्लेट की। तो प्लेट, अब जैसे मैंने चादर बनाई थी, चादर मैंने कैसे बनाई, ऐसे बनाई थी, कुछ इस तरीके से बनाई थी, याद है? अब बच्चों ये मैंने चादर बनाई, अब चादर की जगह में क्या बनानी है, प्लेट, अर्थात शीट की जगह क्या बनानी है, प्लेट बनानी है, अर्थात पट्टिका बनानी है। तो पट्टिका कुछ इस तरीके से दिखाई दी,
अब दिखाई दे रही है कुछ, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। पट्टिका, अब पट्टिका कितनी लंबाई है, इन्फिनिटी लंबाई है, वही है वापस से अनंत लंबाई की पट्टिका है। सारा काम सेम है, डिफरेंस बस इतना है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, मैंने क्या किया, पर इस पट्टिका को बनाने के लिए क्या किया, एक चालक परत लेके आया, दूसरी भी चालक परत लेके आया, इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया, दोनों को आपस में कंबाइंड नहीं किया है, दोनों को मैंने कंबाइंड नहीं किया, इन दोनों को थोड़ा सा खोखला ऐसे बना दिया। या सपोज करो आप कि पतले से आप आपकी बुक एज्यूम कर लो, ठीक है, बुक के अंदर कोई पेज नहीं है, बुक के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली पेज। अब बुक का ऊपर वाला कवर और नीचे वाला कवर कैसा होगा, वो ये पट्टिका है, ठीक है। यानी ऊपर वाली प्लेट भी कंडक्टिंग है अर्थात चालक है, नीचे वाली प्लेट भी क्या है, कंडक्टिंग, और बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में इनमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ खाली है, बीच में इनमें कुछ नहीं, खाली प्लेट। तो ये अच्छा बताओ, आवेश इधर भी आवेश, इधर भी आवेश, बीच में कोई आवेश, हेलो, बीच में कोई आवेश नहीं है, यानी कि बीच में खाली है बिल्कुल। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा वो उसका आप कैलकुलेट करते हैं। मान लो इधर भी प्लस आवेश, धन आवेश, ऊपर वाली प्लेट पर भी कैसा है, धन आवेश है, समान रूप से वितरित है। किसके अनुदिश वितरित है, सिग्मा के अनुदिश। कितना आवेश, कैपिटल क्यू आवेश। इधर भी पीछे वाली प्लेट पर भी कितना आवेश है, धन आवेश है। ये पीछे वाली पे बना नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, वही इससे x दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। क्या बनाओगे, गाउसियन सरफेस बनाएंगे सर, इसके लिए गाउसियन सरफेस बनाएंगे। ऐसी बनेगी, बिल्कुल ऐसी बनेगी। ये गाउसियन सरफेस इस प्लेट के अंदर भी जाएगी, ये गाउसियन सरफेस इस प्लेट के अंदर भी कहीं कट कर रही होगी। अब यहाँ तक बना लो, बाहर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस तो मतलब पट्टिका और परत में डिफरेंस पता लग गया कि क्या होता है केस। सारा काम सेम है, वही इसका एक φ1 यहाँ से निकलेगा, एक φ2 यहाँ से निकलेगा, एक फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। 3 जगह से फ्लक्स निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन एक बात देखना, इस वाली गाउसियन पृष्ठ का, इस वाली गाउसियन पृष्ठ का ये जो φ3 हिस्सा है, ये कहाँ जा रहा है, पट्टिका के अंदर। ये कहाँ जा रहा है, पट्टिका के अंदर, मतलब ऐसा। ये भी चालक पट्टिका, ठीक है, ये भी चालक पट्टिका। अब इधर की तरफ, अब इस गाउसियन सरफेस ने क्या किया, इधर वाली चालक पट्टिका को क्रॉस किया और कहाँ आके रुक गया, ये इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है, जहाँ पर कोई आवेश नहीं है, उस खाली स्पेस में आके ये रुक गया। बाकी इधर कोई गाउसियन पृष्ठ निकालने की जरूरत नहीं है, बात आंसर सेम आएगा। तो ऐसा ये यहाँ पर रुक गया। अब देखो इधर से निकलने वाला फ्लक्स आपको अच्छे से पता है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, बल रेखा क्षेत्रफल सदिश भी इधर है। तो इधर से φ1 कितना हो जाएगा, ये रहा cos 0 EDA, ठीक है। φ3 वो भी 0, क्यों, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर है, इसका विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये भी 0 हो जाएगा। φ2 की बात करते हैं, इसको मैंने φ3 बोल दिया, इसको φ2 बोल देते हैं। बच्चे φ2 की बात करें, यानी कि दूसरा वाला फ्लक्स कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों चालक प्लेटों के बीच में, यानी जो खाली स्थान है, इन दोनों चालक प्लेटों के बीच में जो खाली स्थान है, जहाँ पर कोई आवेश नहीं है, वहाँ पर इसका बेलन का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, अगर कोई आवेश नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं है, ये डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, भाई आवेश कहाँ है, इस प्लेट पर और इस प्लेट पर, बीच इन दोनों के बीच में कोई आवेश नहीं है। और जो बेलन, गाउसियन बेलन है, इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। अगर कोई आवेश नहीं है तो इस पर निकलने वाला कोई फ्लक्स नहीं है, यानी कि इस केस में φ2 भी कितना हो जाएगा, 0। φ2 भी कितना हो जाएगा, 0। φ2 भी कितना हो जाएगा, 0। इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, Q/ε। Q 0 तो फ्लक्स भी 0। तो यहाँ पर आपका केस क्या बन जाएगा, φ1 + φ2 + φ3 = Q/ε। φ1 EDA, φ2 कितना है, 0। सबसे इम्पोर्टेंट बात, φ2 कितना है, 0।
ये लो 0, φ3 आपका 0 है ही सही। φ3 0 क्यों है? पृष्ठ के तल के लंबवत, वो तो आपको पता ही है। मतलब ओनली क्या बचा, ई डी ए प्लस 0 यानी कि ओनली ई इंटू डी ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 2 हटा दो यहाँ से सबसे, सारा काम सेम है, सारा काम सेम है, अब कुछ नहीं करना बस। तो डिफरेंस कितना आएगा, वहाँ आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, खत्म। ग्राफ भी इन दोनों के बीच में सेम ही आएगा, ग्राफ भी क्या होगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, आवेश घनत्व और विद्युत पारगम्यता पे, लेकिन क्या दूरी पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही है। तो इन दोनों के बीच के लिए दूरी का ग्राफ ऐसा खत्म। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गोले के लिए, किसके, आवेशित गोले के लिए, गाउस का नियम। और लास्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर है, उसमें हमारा जो आवेश और क्षेत्र जो चैप्टर नंबर 1 है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स के बारे में, जिसका नाम है कैपेसिटेंस वगैरह, पोटेंशियल विभव, है ना। तो बच्चों राजस्थान बोर्ड में थोड़ा सा चेंज है। राजस्थान बोर्ड में क्या है, एनसीईआरटी में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी किसका पार्ट है, स्थिर विद्युत की का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझिए, समझने का ट्राई कीजिए चीज़ों को।